नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अतृप्त आत्माओं का देश। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अतृप्त आत्माओं का देश। मंदिर की सुमधुर घंटियां लगातार बजती ही जा रही थीं। कौन सा मंदिर था पता नहीं। देवता की मूर्ति भी पहचान में नहीं आ रही थी। आरती थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे यह तो दरवाजे की घंटी है, धीरे धीरे लौटती चेतना ने कहा। इतनी रात गए कौन होगा। फिर एहसास हुआ यह तो सिरहाने रखा फ़ोन घनघना रहा है। रिसीवर उठाते हुए बगल में रखी घड़ी पर नज़र डाली। 2:45 बज रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कांपती आवाज़ में पूछा, कौन? भाभी, मैं छाया बोल रही हूँ। छाया? मेरी तो धड़कन ही रुक गई। सब खैरियत तो है? सब समाप्त हो गया भाभी, आप बस आ जाओ, उसने सपाट स्वर में कहा। रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। उसे उठाकर यथास्थान रखते हुए इन्होंने कहा, चलें। मुझे भान हुआ कि ये मेरे साथ ही जग गए थे और मेरा चेहरा देखकर उन्होंने बिना कहे ही सब जान लिया था। हम दोनों ने पैरों में चप्पल डाली, कंधे पर शॉल डाला और रात के कपड़ों में ही चल पड़े। जाना कहाँ था। अपना दरवाज़ा खोलते ही सामने छाया का दरवाज़ा था। छाया हम लोगों की प्रतीक्षा में दरवाजे पर ही खड़ी थी। चुपचाप हमें भीतर बेडरूम में लिवा ले गई। वहाँ डॉक्टर कुमार का शरीर निस्पंद निष्प्राण पड़ा हुआ था। सारे कष्ट, सारी यंत्रणाएं समाप्त हो जाने के कारण उनका चेहरा पहले का सा शांत और सौम्य नजर आ रहा था। डॉक्टर नाटकर्णी को फ़ोन कर लेते हैं, इन्होंने कहा। किस लिए? अपना सेटिस्फैक्शन हो जाता। भाई साहब, आप ये किसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने प्रतिपल निकट आती मृत्यु की हर पदचाप सुनी है, इसलिए मुझे कोई मुगालता नहीं है। मुझ में सत्य को स्वीकार करने का साहस है, इसीलिए मैं अब आधी रात को और किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती। आपको भी नहीं देती। पर कैसी बात करती हो? मैंने उसे अंक में भरते हुए कहा। मेरे उस स्पर्श मात्र से उसके संयम का बांध टूट गया और वह भरभरा कर रो पड़ी। उस निविड़ रात्रि में उसका वह करुण विलाप मन को पिघला देने वाला था, पर मैंने उसे रोकने या चुप करने की चेष्टा नहीं की। रोने का उसे हक था। उसकी सारी तपस्या, सेवा शुश्रूषा निष्फल हो गई थी। 15 वर्षों का साथ समाप्त हो गया था और भविष्य एक शून्य में परिवर्तित हो गया था। करीब आधा घंटे बाद वह थोड़ी प्रकृतिस्थ हुई। दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए उसने इनके हाथ में 2 नंबर दिए। यहाँ फ़ोन कर दीजिए। इन्होंने एक नज़र उन नंबरों पर डाली और कहा, इतनी जल्दी क्या है, बाद में खबर कर देंगे। वैसे भी उन लोगों को आना तो है नहीं। साल भर में कितनी बार तो खबर की होगी। हर बार यही जवाब मिला है कि हमें उनके जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। छाया ने कहा, जीने से तो नहीं था भाई साहब, पर मरने से ज़रूर है। आप देखना, तीर की तरह दौड़े आएंगे। छाया का कहना बिल्कुल सही था। 15-20 मिनट बाद ही दोनों जगहों से फ़ोन आ गया कि सुबह 5 बजे निकल रहे हैं, 11 बजे तक पहुंच पाएंगे, प्रतीक्षा की जाए। यू वर राइट छाया, इन्होंने कहा। मैं जानती थी, खबर नहीं करती तो बाद में बवाल मचता। वैसे भी मैं कोई ब्याहता तो हूँ नहीं। मेरा साथ सिर्फ उनकी सांसों तक था। अब जो कुछ करना है उनके परिजन ही करेंगे। मेरी भूमिका समाप्त। छाया, प्लीज़ अब चुप भी रहो। भाभी, मेरे चुप रहने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। और अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मैं उन लोगों के सामने पड़ना नहीं चाहती। वे आकर अपना काम करें। क्या तब तक आप मुझे कहीं छुपा सकती हैं?
अपने घर में या फिर इसी घर में? उत्तर देने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। आप शायद अशौच का सोच रही होंगी, पर मेरा उनसे कोई वैधानिक संबंध नहीं था, इसलिए शायद शास्त्र में मेरे लिए सूतक का विधान नहीं है। अगर आप मदद करें तो मैं किसी होटल में भी शिफ्ट हो सकती हूँ, पर वह शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं इतनी देर से वही सोच रही हूँ। तुम्हारा यहाँ ना होना कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? लोगों से आप निपट लेना। सुबह 8 बजे से पहले कहीं खबर नहीं करनी है। हम दोनों ने अपनी सहमति दे दी। फिर ड्राइंग रूम में जगह बनाकर डॉक्टर साहब को ज़मीन पर ले लिया गया। उनके सिरहाने अगरबत्तियाँ जला दी गईं। उनका बिस्तर समेटकर एक कोने में रख दिया गया। फिर छाया ने सारी अलमारियाँ लॉक की। चाबियाँ और नोटों की एक गड्डी मुझे थमाते हुए कहा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैंने कहा, अब चलो। उसने दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए डॉक्टर साहब को प्रणाम किया और मेरे साथ हो ली। मैंने चाय बनाकर 2 घूंट उसे ज़बरदस्ती पिलाई और बाकी थर्मस में भरकर पानी के जग के साथ गेस्ट रूम में रख दी। वहाँ उसकी सारी व्यवस्था करके एक ताला गेस्ट रूम में डाला और एक अपने घर पर, और हम दोनों डॉक्टर साहब के सिरहाने आकर बैठ गए। 8 बजे से इन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया और 9 बजते बजते पूरा हॉल भर गया। पार्किंग में गाड़ियों की कतार लग गई। दोनों के सहयोगी, विद्यार्थी, परिचित, पड़ोसी, सबको तो आना ही था। छाया की रहस्यमयी अनुपस्थिति सबको चौंका रही थी। मुझ पर प्रश्नों की बौछार हो रही थी। इतनी देर में हम लोगों ने एक उत्तर गढ़ लिया था और उसे ही दोहरा रहे थे। वह यह कि कल रात आघात के मारे वह बेहोश हो गई थी। उसे नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया है, जहां विश्वस्त उसकी देखभाल कर रहे हैं। जानबूझकर उसे इस माहौल से दूर रखा गया है और नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। ऊट पटांग कारण बताने से यह ज़्यादा युक्ति संगत था। लगभग 10-11 बजे तक सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी कि नीचे 2 गाड़ियां आकर रुकीं। 4-5 लोग थे। 2 युवक, 1 युवती, एक प्रौढ़ सज्जन और एक प्रौढ़ महिला। उन्होंने पहले पता पूछा और फिर चढ़ाव चढ़ना शुरू किया। महिला ने सीढ़ियां चढ़ते हुए रोना शुरू किया। हल्के क्रंदन से शुरू हुआ वह विलाप ऊपर आते आते हाहाकार में बदल चुका था। वे आक्रोश करते हुए छाया को ऐसे ऐसे विशेषणों से नवाज रही थीं कि सुनने वालों के कान झनझना उठे थे। छाया को शायद इसका पूर्वाभास रहा होगा, तभी उसने यह पेशकश की होगी। इस समय उसका यहाँ न होना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। कहाँ है वह जादूगरनी? जरा सामने तो आए। वह दहाड़ी। अब मुझसे रहा नहीं गया। उनके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, बहन, आप यहाँ अपने पति के अंतिम दर्शन करने आई हैं, पहले वह कर लीजिए। नीचे सारी तैयारी हो चुकी है, आप लोगों की ही प्रतीक्षा थी। वह शायद समझ गई कि इस समय वह शत्रु के खेमे में है। उन्होंने एक बार अपने आसपास देखा और फिर मृतदेह पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उनके गगनभेदी विलाप से हॉल की दीवारें थर्रा गईं। साथ आए युवकों ने, शायद वे उनके बेटे और दामाद थे, संभालने की बहुत कोशिश की, पर वे तो जैसे बौरा गई थीं। तभी पीछे से एक और आकृति आई, अपनी माँ की प्रतिकृति सी। बोली, किसके लिए रो रही हो मम्मी तुम? इस आदमी ने तुम्हें दिया क्या है? बेटा, इस समय तुम यहाँ अपने पिता को श्रद्धांजलि देने आई हो, इन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उनकी अर्थी के सामने खड़े होकर ऐसा कुछ मत कहो जिससे मृतात्मा को कष्ट हो। आई डोंट केयर। जब उन्होंने हमारे सुख दुख की परवाह नहीं की तो मैं क्यों करूं? मुझे तो उन्हें पिता कहते भी शर्म आती है। तो फिर शर्मसार होने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे भाई का आना काफ़ी था। इस बार इनका स्वर ज़रा तल्ख था। मैं तो नहीं आ रही थी, इनके पिताश्री ने ही धकेल कर भेजा है, उसने पति के सामने हाथ नचाते हुए कहा। सोचा होगा यहाँ खूब अशर्फियाँ बट रही होंगी, समय पर नहीं पहुँचेंगे तो घाटे में रहेंगे। उसके पति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बोला, यह बात नहीं है।
पापा बोले कि पिता आखिर पिता होते हैं, उन्हें अंतिम प्रणाम तो करना ही चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि मृत्यु के बाद सारी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। इस बहसबाजी का एक फ़ायदा तो हुआ, उनकी मम्मी का ध्यान बट गया। कुछ देर के लिए वे अपना रोना भूल गईं। उतनी फुर्सत में सब लोगों ने अपने अंतिम प्रणाम अर्पित कर लिए। उनका बेटा तो पिता के चरणों में सिर रखकर फपक कर रो पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया जा सका। मुझे आश्चर्य हुआ, जब पिता से इतना प्रेम था तो पहले क्यों नहीं आया? साल भर में कितने तो संदेश पहुंचाए होंगे। पर उसकी तेज तर्रार माँ जिन नज़रों से अपने शोक विह्वल पुत्र को देख रही थी, उससे कारण समझते देर नहीं लगी। बेटे ने अपने पिता का रंग रूप तो पाया ही था, उन्हीं की तरह सौम्य शालीन प्रकृति भी पाई थी। इसीलिए शायद माँ से टकराने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। इन्होंने उनके सिसकते हुए बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, यह बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। अब कम से कम उन्हें बेटे के हाथों मुखाग्नि तो मिलेगी। मुखाग्नि तो मिलेगी, पर यहाँ नहीं। उन प्रौढ़ सज्जन ने अपनी दबंग आवाज़ में ऐलान किया तो सब चौंक पड़े। पता चला वे बच्चों के मामा हैं, मतलब कि पूरा खानदान ही अलग खुरदुरी मिट्टी का बना हुआ था। उन्होंने कहा, पूरी जिंदगी तो उन्होंने बेगानों के बीच काट दी, मरने के बाद तो उन्हें अपनों के बीच अपनी मिट्टी में लौटने दीजिए। मतलब यह कि अंत्येष्टि गांव में होगी। इस नए शिगूफे को सुनकर सब लोग सन्न रह गए। अगर यही मंशा थी तो पहले खबर कर देते, ये लोग शव को वहां पहुंचा आते। अब इतनी देर बाद यह निर्णय लेने का क्या मतलब था? इन्होंने समझाने का प्रयास किया। देखिए, उनका रोग जर्जर शरीर था और मृत्यु को भी अब 8-10 घंटे बीत चुके हैं। हम कुछ नहीं जानते। वे जैसे जिद पर अड़ गए। डॉक्टर साहब का बेटा और दामाद दोनों सिर झुकाए खड़े थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सारी कमान मामा जी ने और माँ बेटी ने संभाली हुई थी। काफ़ी हीलो हुज्जत के बाद हम लोगों ने हार मान ली। कल तक डॉक्टर साहब हमारे थे, पर उनके निर्जीव शरीर पर तो परिजनों का ही अधिकार था, जैसा चाहें करें। चलने से पहले मामा जी ने एक और तीर फेंका, अब सब लोग बाहर आ जाएं। जाने से पहले हम यह घर सील कर जाएंगे। हिसाब किताब जो भी होगा तेरही के बाद आकर करेंगे। अब मुझे भी ताव आ गया। मैंने दबंग आवाज़ में कहा, यह घर डॉक्टर कुमार का नहीं है, छाया का है। इसे सील करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हिसाब किताब के लिए आपको जब भी आना हो, आपका स्वागत है। यहाँ शरीफ लोग बसते हैं, चोर उचक्के नहीं। इसीलिए आपको किसी तरह की हेरा फेरी की आशंका नहीं होनी चाहिए। मामा जी ने एक बार मुझे आग्नेय नेत्रों से घूरा और फिर एकदम कमरे से बाहर हो गए। उसके बाद एक एक करके सभी लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे। साश्रु नैनों से हमने डॉक्टर साहब को विदाई दी। यूं तो हर मृत्यु अपने साथ दुख और शोक लाती है, पर अपने आप को इतना असहाय और निरुपाय कभी नहीं पाया था। पहली बार यह अनुभव हुआ। उन लोगों के जाने के बाद एक भयावह सन्नाटा पसर गया था। मन एकदम सुन्न हो गया था। पर इस समय मन के लाड़ करने का समय नहीं था। छाया का बिखरा घर निमंत्रण दे रहा था। छाया की कुछ कुलीग्स को और बिल्डिंग की 2-3 महिलाओं को मैंने अनुरोध करके रोक लिया और पूरे घर की साफ सफाई कर डाली। सीढ़ियों को भी धो पोंछ कर चमका दिया। कई लोगों को छाया की जिंदगी के इस पहलू की जानकारी ही नहीं थी। डॉक्टर साहब की पत्नी और परिजनों को देखकर वे लोग आश्चर्यचकित थे। उत्सुकता उनके चेहरे से फूटी पड़ रही थी, पर मौके की नज़ाकत को देख वे कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। मैंने भी उनकी जिज्ञासा को हवा नहीं दी। कम से कम आज उस विषय पर चर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सब काम निपटाते हुए दोपहर के 3 बज गए। उसके बाद मैंने सधन्यवाद सबको विदा किया। उन लोगों के जाने के बाद ही मैंने अपने घर का ताला खोला। नहा धोकर पहले मैंने चाय बनाई, इनको दी और फिर गेस्ट रूम का ताला खोला। छाया को देखा तो मेरे पांव दरवाजे पर ही जम गए। इन 8-10 घंटों में वह जैसे 8-10 साल बुढ़ा गई थी। चेहरे का सारा रक्त जैसे किसी ने सोख लिया था।
एक असहाय भाव उसके चेहरे पर छा गया। सांत्वना के, संवेदना के सारे शब्द मैंने बीच में ही गटक लिए। चाय की प्याली उसके सामने रखकर मैं चुपचाप बाहर चली आई। समय की उसे भी दरकार थी, मुझे भी। 2-4 दिनों बाद वह थोड़ी नॉर्मल हो पाई। चेहरे का रंग भी धीरे धीरे लौटने लगा था। उसकी जिद के बावजूद मैंने उसे घर नहीं जाने दिया। उस सूने घर में उसे भेजते मेरा दिल कांपता था। एक बात और भी थी, 2-4 कौर ही सही वह हमारे साथ खा लेती थी। घर पर तो शायद निराहार ही रह जाती। उसे ज़्यादा दिनों तक अज्ञातवास में नहीं रखा जा सकता था। धीरे धीरे लोगों को खबर हो ही गई और वे मिलने आने लगे। उन लोगों के पास संवेदना तो थी, पर कौतूहल की मात्रा ज़्यादा थी। पति के शव के सिरहाने खड़े होकर डॉक्टर साहब की पत्नी ने जो वाग्बाण छोड़े थे, लोग अब उसका अर्थ पूछ रहे थे। मुझे तो उन लोगों के साथ उसे अकेले छोड़ते डर लगता था शब्दों से नोच ही खाएंगे क्या उसे। सारा काम छोड़कर मैं उसके पास ही बैठी रहती। बाद में भुनभुनाती तो वह कहती, भाभी सच्चाई से कब तक मुँह छिपाती फिरूंगी, कभी तो सामना करना ही पड़ेगा। एक दिन तो उसने जिद ही पकड़ ली, भाभी मुझे घर जाने दीजिए, लोग आपके यहाँ मातम पुरसी करने आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? इस घर को कैसे नकार सकती हूँ भाभी? एक यही घर, एक यही रिश्ता तो बचा रह गया, बाकी तो सब बेमानी हो गए हैं। उसने एक उसांस भरकर कहा। वह ठीक कह रही थी। उसके मना करने के बावजूद हमने उसके परिजनों को खबर दी थी। सोचा था दुख की इन घड़ियों में अपना कोई साथ रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। उसका इकलौता भाई ऑस्ट्रेलिया में है। उसने कहा कि वह अगले महीने आएगा। अगर वह साथ आना चाहे तो पासपोर्ट वगैरह तैयार कर ले, क्योंकि समय कम होगा। बड़ी बहन कलकत्ता और छोटी बेंगलोर में थी। वैसे तो उन लोगों ने संबंध तोड़ ही लिए थे, पर मुझसे फ़ोन पर इतना ज़रूर कहा कि उससे कहिए कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए, मन बहल जाएगा। यह निमंत्रण इतना औपचारिक था कि उसके भीतर की अनास्था साफ पढ़ी जा सकती थी। छाया ने ठीक ही कहा था कि उसके लिए अब यही एक घर और एक रिश्ता बचा है। लगभग 20 साल पहले छाया इस सामने वाले फ्लैट में रहने आई थी। स्थानीय महाविद्यालय में संगीत की प्राध्यापिका के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी। उसके पायलट पति की 8 महीने पहले ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पुराने घर में, पुराने शहर में स्मृतियां उसे बेचैन किए दे रही थीं, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई थी। पति के बीमे की रकम और कुछ संचित पूंजी लगाकर उसने यह घर ले लिया था। मुझे यह नया पड़ोस बहुत अच्छा लगा था। हंसमुख, मिलनसार, सौम्य, शालीन, उस लड़की ने पहले ही दिन हम लोगों का मन जीत लिया था। उसने भी आते ही हमें भैया भाभी का दर्जा दे डाला। बाद में एक बार मैंने उससे कहा भी, तुम मुझे दीदी बना सकती थी, पर यह शायद तुम्हें अपने लगे। वह बोली, दीदी तो मेरी 2 यहीं भारत में हैं, पर भैया बहुत दूर चला गया है, इसीलिए मुझे एक भाई की दरकार थी। हमारे 2 घरों का कब एक घर हो गया पता ही नहीं चला। मेरे बच्चों के लिए छाया का घर स्टडी रूम बन गया। हफ्ते में 4 दिन छाया शाम का खाना हमारे साथ खाने लगी। इसी अंतरंगता के बीच उसने एक दिन हमारा परिचय गणित के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमार से करवाया। सुदर्शन, सुसंस्कृत व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर साहब हम लोगों को प्रभावित न करते तो ही आश्चर्य था। उसके जाने के बाद छाया ने पूछा, भाभी डॉक्टर साहब कैसे लगे? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं शादी कर लूँ? शादी? मैं तो चकित रह गई। तो क्या वे शादीशुदा नहीं हैं? मुझे तो उनकी उम्र। भाभी वे शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। फिर क्या? वही पुराना किस्सा। पत्नी से बनती नहीं है, 2 साल से यहाँ पड़े हैं। पत्नी न सुंदर है न सुशिक्षित, केवल पैसे के बल पर गरीब घर का यह ज़हीन लड़का खरीद लिया गया।
जबरदस्ती कुंडलियां तो मिलाई जा सकती हैं, पर मन ऐसे नहीं मिलते। वह महिला हीन बोध से ग्रस्त है, फिर बाप के पैसे का गुमान भी है। पति को हर घड़ी शंकालु दृष्टि से देखती है, 24 घंटे उनकी जासूसी करती है। कौन भला आदमी यह सब सहन कर सकता है? इसीलिए हारकर डॉक्टर साहब ने इतनी दूर तबादला करवा लिया है। घर कभी न जाने की कसम ले ली है। इसीलिए हम दोनों एकाकी प्राणियों ने साथ रहने का मन बना लिया है। उसके इस अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुनकर हम लोग सोच में पड़ गए। मुझसे तो कुछ बोलते ही नहीं बना। इन्होंने ही गंभीर स्वर में कहा, छाया, यह तो सिर्फ भावनात्मक पक्ष हुआ, हमें कानूनी पक्ष भी तो देखना होगा। उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे रखी है, देखें कब तक हो पाता है। हम लोग चुप हो गए, और करते भी क्या। कानून अपना समय लेता रहा। दो एकाकी जीव सुध-बुध खोकर मिलते रहे। विषय के लिहाज से संगीत और गणित दो ध्रुव होते हैं, पर अकेलेपन के धरातल पर वे दोनों एक हो गए थे। अपने अपने ढंग से दोनों अकेले थे, दुखी थे। दोनों को सहारे की तलाश थी। छाया के परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके ससुराल वाले भी उसकी दूसरी शादी के पक्ष में थे। सब जानते थे कि पहले तलाक हो जाए ताकि शादी वैधानिक समझी जाए, पर मामला था कि खिंचता ही चला जा रहा था। आखिर उन लोगों के सब्र का बांध भी टूट गया। एक दिन छाया मांग में सिंदूर भरकर डॉक्टर साहब के साथ दरवाजे पर आ खड़ी हुई। भाभी, हम लोगों ने मंदिर में शादी कर ली है, अब आप हमें आशीर्वाद दो। क्या करती, आशीर्वाद देना ही पड़ा। जो भी रस्मों रिवाज थे सब किए, पर मन खट्टा हो गया। शादी के बाद वह ससुराल नहीं गई। डॉक्टर साहब का सारा सामान उठाकर यहाँ ले आई। वे भी घर जमाई बनकर प्रसन्न थे। कई सारी परेशानियों से उन्हें अनायास छुटकारा मिल गया था। विवाह के बाद छाया ने बड़े चाव से गृहस्थी शुरू कर दी थी। उसका पहला विवाह ज़्यादा दिन नहीं चला था। उसमें भी पति आधे दिन बाहर बाहर ही रहे। विरह की ये घड़ियाँ उसने कभी पीहर कभी ससुराल रहकर काटी थीं। अपने घर का सुख उसने यहीं आकर पाया था। अपने घर को वह बहुत सुव्यवस्थित ढंग से सजा कर रखती थी। फिर भी वह गृहस्थी अधूरी तो थी। डॉक्टर साहब के आ जाने से जैसे वह संपूर्ण हो गई। दो एक बार मैंने दबी जबान से तलाक के बारे में पूछा तो उसने बहुत ही चलता सा जवाब दिया, केस कोर्ट में है, देखें कब तक होता है। एक बार तो मेरी बिटिया मुझसे उलझ पड़ी, आप हर बार छाया दीदी को तलाक के बारे में कोंचती क्यों हैं? कोंचना क्या होता है, मैं तो पूछती भर हूँ, पर क्या ज़रूरत है? उन्हें शायद यह अच्छा नहीं लगता। देखा नहीं कैसे बेमन से जवाब देती हैं, और उनका चेहरा भी कैसा हो जाता है। छोटी बोली, ठीक तो है, यह उनका पर्सनल मामला है, ज़रूरी थोड़े ही है कि वह हर बात हमसे शेयर करें। मुझे लगा बच्चे मुझसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लाख अपनत्व के बावजूद थे तो हम पड़ोसी ही, एक औपचारिक दूरी तो रहनी ही थी। इस रिश्ते के बाद उसके अपनों ने उससे संबंध तोड़ लिए थे, पर इस तरह का कठोर निर्णय हम नहीं ले सकते थे। हमारे संबंधों में खटास लाने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं था, बल्कि अपनों से कट जाने के बाद वह हम पर ज़्यादा निर्भर हो गई थी। मेरी बेटियां तो जैसे उन दिनों उसकी संरक्षिका ही बन गई थीं। उस अल्हड़ उम्र में इस तरह का रोमांस बच्चों को वैसे भी प्रभावित करता है। फिर इतने दिनों का संग साथ जो था। अब तो दोनों शादी करके बाहर चली गई हैं, पर खबर लगते ही दोनों के फ़ोन आ गए थे। दोनों ने छाया को साग्रह निमंत्रण दे डाला था। इस गांधर्व विवाह के बाद लोक व्यवहार में वह भले ही मिसेस कुमार बन गई हो, पर सरकारी तौर पर छाया गौतम ही बनी रही। घर उसके ही नाम रहा। जब भी शासन से आपत्ति आई, बता दिया गया कि कुमार साहब पेइंग गेस्ट हैं। मुझे हमेशा डर बना रहा कि डॉक्टर साहब की कर्कशा पत्नी किसी दिन दरवाजे पर आकर तमाशा न खड़ा कर दें, पर उन्होंने पति को इतनी भी तवज्जो नहीं दी। उन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दिया। उनकी एक ही जिद थी कि तलाक नहीं देंगी।
सो उन्होंने नहीं ही दिया। पिछले वर्ष डॉक्टर साहब गंभीर रूप से बीमार हुए। फेफड़े का कैंसर बताया गया। अत्यधिक सिगरेट पीने का परिणाम था यह। अपने एकाकी क्षणों में उन्होंने जो सिगरेट पकड़ी थी वह छाया का साथ पाकर भी नहीं छूट पाई। छाया शायद साधिकार उनसे छोड़ने के लिए कह भी नहीं सकी। बीमारी के दौरान उनका मन बार बार बच्चों को देखने को हो रहा था। छाया ने 2-3 बार फ़ोन किया, एक आध बार हमसे भी करवाया। हर बार यही उत्तर मिला, अब हमें उनके जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, कृपया परेशान न करें। पूरा 1 साल छाया ने सेवा की, साधना की पराकाष्ठा कर दी, अकेले सारा खर्च उठाया। घर और अस्पताल के बीच झूलती उस जिंदगी को ढाढ़स बंधाती रही, ताकत देती रही। एक अदम्य साहस और निष्ठा से वह इस हारी हुई बाजी को खेलती रही। और जब सब कुछ समाप्त हो गया तो उसने अत्यंत निस्पृहता के साथ कमान औरों के हाथ सौंप दी। 5-7 दिन बीते होंगे कि एक दिन अचानक सिद्धू आकर खड़ा हुआ। सिद्धू यानी कि सिद्धार्थ। कॉलेज बस के ड्राइवर मोतीराम के इस लड़के को डॉक्टर साहब और छाया ने तराश कर सिद्धार्थ बना दिया था। 5वीं बोर्ड में पूरे जिले में प्रथम आने वाले इस लड़के को इन दोनों ने जैसे गोद ले लिया था। कह दिया कि आज से इसकी पढ़ाई का जिम्मा हमारा, जहाँ तक पढ़ेगा हम पढ़ाएंगे। उसे उन्होंने सारी सुविधाएं दी। अपना घर, अपनी लाइब्रेरी उन्होंने उसके लिए खोल दिए। वह जब चाहे आ सकता था, पढ़ सकता था। लड़का ज़हीन था, बीई आसानी से कर गया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए गया तो वहीं का होकर रह गया। डॉक्टर साहब को यह अच्छा नहीं लगा था। बोले, अगर हर बुद्धिमान व्यक्ति इसी तरह देश छोड़कर चला जाएगा तो देश का उद्धार कैसे होगा। सिद्धार्थ का तर्क था, सर यहाँ जब तक रहूँगा मोतीराम ड्राइवर का लड़का ही कहलाऊँगा। मेरी सारी डिग्रियाँ, उपलब्धियाँ इस परिचय के नीचे दब जाएंगी, कभी उभर कर सामने नहीं आएंगी। इससे तो अच्छा है कि बाहर रहकर पैसा और नाम कमाऊं, अपने घर परिवार को, देश को ऊपर उठाऊं। और उसने सचमुच अपने परिवार की काया पलट कर दी थी। पक्का मकान बनवा दिया था, बहन की अच्छे घर में शादी कर दी थी, दोनों छोटे भाइयों को पढ़ा रहा था, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे। और छाया बता रही थी कि कॉलेज में भी एक विद्यार्थी का पूरा खर्च वह उठा रहा था। अपने उपकारकर्ताओं को भी वह भूला नहीं था। अपने माँ बाप से पहले उसने इन लोगों को टिकट देकर अपने पास बुलाया था। डॉक्टर साहब की बीमारी में हर हफ्ते उसका फ़ोन आ जाता था। वह खुद भी एक बार आया था। जिद की थी कि मेरे साथ चले चलिए, वहाँ अच्छे से अच्छा इलाज हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब नहीं माने। वे इस रोग की परिणति जानते थे। बोले, बेकार पैसे फूंकने से क्या लाभ है। पिता से इस दुर्घटना की खबर पाते ही वह दौड़ा आया था और इस कदर फूट फूट कर रोया था कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे डॉक्टर साहब के बेटे की याद हो आई। माँ के डर से बेचारा रो भी नहीं पाया था। आते ही सिद्धार्थ ने जिद पकड़ ली कि इस बार मैं अकेला वापस नहीं जाऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। इतनी जल्दी मेरा यहाँ से निकल पाना मुश्किल है पगले, तो आप जितने दिन कहेंगी रुक जाऊंगा, पर इस बार आपकी कोई जिद नहीं चलेगी। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो सर ने मुझसे वचन ले लिया था कि आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। अब इसे पितृ ऋण कहिए या गुरु ऋण, मुझे चुकाने दीजिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं उनकी लीगल वाइफ नहीं हूँ, जानते हो ना। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरी माँ तो हैं ना। उसका निश्चल स्नेह देखकर हम सभी का मन भर आया था। अच्छा लगा कि छाया के लिए सोचने वाला कोई तो है। वह अपनी जिद पर अड़ गया तो हमने भी छाया का बिस्तर बांध ही दिया। मैंने कहा, कौन सा हमेशा के लिए जाना है, 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा तो मिलता ही नहीं है। उतने दिन घूम आओ, उसकी भी बात रह जाएगी, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। जाना जब एक तरह से तय हो ही गया तो एक दिन वह कुछ कागज़ लेकर इनके पास आई। भाई साहब,
ये पेंशन पेपर्स हैं। वैसे तो सारी खाना पूरी हो चुकी है, फिर भी आप एक बार देख लें। मेरे जाने से पहले यह काम हो जाए तो ठीक रहेगा। तुम्हारे जाने से पहले तो करना ही होगा। तुम्हारे दस्तखत तो ज़रूरी है ना, और वो भी ट्रेजरी ऑफिसर के सामने। कब चलती हो, बोलो। वो हंस दी। जिनके दस्तखत ज़रूरी हैं उन्हें खबर कर दी गई है। मेरे रहते आ गई तो अच्छा ही है, नहीं तो आप लोग देख लेना। मतलब और क्या होगा? मैं क्या कोई बहुत गूढ़ बात कह रही हूँ? पेंशन तो उनकी पत्नी को ही मिलेगी ना, और उनकी पत्नी मैं नहीं, गायत्री देवी हैं। आप सब जानते हैं। पत्नी का कौन सा कर्तव्य निभाया है उन्होंने? मैंने तुनक कर कहा। हम तुम ऐसा सोचते हैं भाभी, पर शासन तो वही करेगा जो वैधानिक हो। यह तो तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हुआ, अन्याय हुआ। धोखा तो तब होता जब मुझे अंधेरे में रखा जाता। यहाँ तो डे वन से सारी बातें दिन के उजाले की तरह स्पष्ट थीं। मुझे तो सब पता था। मुझे जब एहसास हो गया कि इस बीमारी से वे उबर नहीं पाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि वे अपने हाथों से सारे कागज़ तैयार करके जाएं। जिसको जो देना है वह भी सब तय करके जाएं। मैं चाहती थी कि मरते समय उनके मन पर कोई बोझ न हो, कोई अपराध बोध न हो। वे निश्चिंत मन से संसार से विदा लें। उसकी निस्पृहता की मैंने मन ही मन दाद दी, पर सोच रही थी कि जाते हुए डॉक्टर साहब क्या सचमुच निश्चिंत थे? छाया को लेकर उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं था। एक दिन दोपहर उसने मुझे आवाज़ दी। जाकर देखा, ड्राइंग रूम एकदम शोरूम बना हुआ है। डॉक्टर साहब के सूट्स और स्वेटर्स हैंगर से लटके हुए हैं। दीवान पर उनके कुर्ते पाजामे, पैंट शर्ट्स और टाइयों का ढेर लगा हुआ था। सिद्धार्थ की मदद से हर चीज़ अलग अलग ढेर में करीने से रखी जा रही थी। दीवान की बगल में दर्जन भर जूते चप्पलों की जोड़ियां रखी हुई थीं। ये सब क्या हो रहा है? अपरिग्रह की दीक्षा ले रही हूँ, उसने सूखी हंसी हंसकर कहा। फिर बोली, भाभी, मैंने उन लोगों के यहाँ खबर भेज दी है कि 6 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ। वे आएं और अपना हक ले जाएं। अगर मेरे सामने आते हैं तो ठीक ही है, नहीं तो आप उन्हें यह सब दे देना। कहना तुम्हारे पिता की स्मृतियां हैं। सहेज सको तो ठीक है, नहीं तो गरीबों में बांट देना, पर यहाँ से ले जाओ। इतनी जल्दी क्या है छाया? लौट कर दे देना। नहीं भाभी, जितनी जल्दी हो सके मैं इस अध्याय को समाप्त करना चाहती हूँ। वहाँ से लौटने के बाद मैं एकदम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँगी, इसलिए पुराने जंजाल से एकदम मुक्त हो जाना चाहती हूँ। मुक्त होना क्या इतना सरल है? मैंने सोचा, पर उससे कुछ नहीं कहा। इस समय वह जो भी कर रही थी अपनी समझ से ठीक ही कर रही थी। उसे टोकना अच्छा नहीं लगा। और सिर्फ ये कपड़े ही नहीं हैं भाभी, अभी इनकी किताबें हैं, पेपर्स हैं। उन्हें तो मैं अलमारियों के साथ कॉलेज को दे रही हूँ। यहाँ धूल खाने से अच्छा है वहाँ किसी के काम आए। उनके घर में तो इन चीज़ों की ना कोई ज़रूरत होगी ना इज्जत। साहबजादे शायद बीकॉम या बीएससी करके घर बैठ गए हैं। पीईटी के समय इन्होंने कहलवाया था कि यहाँ भेज दो। यहाँ अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लासेस हैं, पर उनकी माताश्री नहीं मानी। बाद में भी संदेश भेजा था कि जिस कॉलेज में चाहो एडमिशन ले लो, डोनेशन की व्यवस्था हो जाएगी। पर जवाब आया कि हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। लक्ष्मी और सरस्वती हर किसी पर कृपा नहीं करती, वह तो भाग्य में ही लिखा कर लाना पड़ता है। इसमें भाग्य कहाँ से आ गया भाभी? यह तो जिद है। इसी जिद ने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। सिद्धार्थ सामान समेटते हुए पास ही बैठा हमारी बातें सुन रहा था। एकदम बोला, आंटी, सब कुछ दान करने से पहले मेरे लिए प्रसाद स्वरूप सर की कोई चीज़ ज़रूर निकाल दीजिएगा। घड़ी, स्वेटर, शॉल, पुस्तक, कुछ भी चलेगा। मैं उसे हमेशा अपने पास रखूँगा, मॉस्कॉट की तरह। तुम्हारा जो मन हो वह ले लो बेटा। तुम ही तो उनके सच्चे उत्तराधिकारी हो। जिन्हें मैंने न्योता दिया है वे तो श्राद्ध जीवने वाले हैं। उन्हें जिंदा आदमी से कोई सरोकार नहीं होता।
वे सिर्फ मरण त्योहार मनाना जानते हैं। छाया ने ठीक ही कहा था। श्राद्ध जीमने वालों का तेरही के तीसरे दिन ही संदेश आ गया कि आ रहे हैं। छाया, जो अब तक बड़ी बहादुर बनी हुई थी, एकदम नर्वस हो गई। बोली, भाभी, आपने जैसे उस दिन संभाल लिया था, आज भी संभाल लीजिए। मैं उन लोगों का, खासकर उस औरत का सामना नहीं करना चाहती। उस दिन की बात और थी छाया, आज का प्रसंग अलग है। आज तुम्हारी अनुपस्थिति से गलत संकेत जाएगा। लगेगा कि तुम अपराध बोध से ग्रस्त हो, तुम्हारे मन में चोर है, इसीलिए सामने पड़ने से डरती हो। मैं डरती नहीं हूँ भाभी, पर उस तरह की बकवास मैं सह नहीं पाऊंगी। मैंने उस दिन भी उनका मुंह बंद कर दिया था, आज भी कर दूंगी, यह वादा रहा। पर तुम मोर्चे पर डटी रहो, भागो मत। ढलती दोपहर वे लोग आए। सिर्फ 4 लोग थे, बेटी, दामाद, बेटा और बहू। माता श्री नहीं आई थी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन फिर देखा कि बेटी भी नितांत कठोर मुखमुद्रा बनाकर माँ की कमी पूरी कर रही है। उसका पति बहुत सज्जन और सुसंस्कृत लगा। मुझे उस पर दया हो आई। क्या इसे भी वही सब सहना पड़ रहा होगा जो इसके ससुर ने सहा था? बेटा उसी तरह गुमसुम सौम्य शांत मुद्रा में था। उसका घुटा सिर देखकर एकदम डॉक्टर साहब याद हो आए। कीमोथेरेपी के दिनों में वे ऐसे ही लगते थे। बहू बहुत प्यारी थी, केवल उसी ने हम दोनों के पैर छुए थे, बाकी लोगों ने तो नमस्ते भी नहीं की थी। वे लोग चुपचाप आकर सोफे पर विराजमान हो गए। छाया पानी लेकर आई, पर किसी ने नहीं लिया। इतनी लंबी यात्रा के बाद कोई पानी भी न पिए, यह जरा अजीब सा लगा। शायद घर से मना करके भेजा हो, शायद उन्हें जहर खुरानी का डर हो। बाद में बहू ने मेरी इस शंका की पुष्टि भी कर दी। अपने नन्हे से छौने को दूध पिलाने के बहाने वह भीतर आई। मैं भी उसके साथ हो ली, ताकि छाया उन लोगों से खुलकर बात कर सके। बहू ने यह भी बताया कि दीदी रानी को खास तौर से फ़ोन करके बुलाया गया था, ताकि उनकी देख रेख में सारा काम हो सके। अम्मा जी का कहना था कि इस मिट्टी के माधो को तो कोई भी ठग लेगा। तुम्हें भी शायद इसीलिए साथ कर दिया है। अरे नहीं, हम तो जिद करके आए हैं। जीजा जी के सामने अम्मा जी कुछ बोल नहीं पाई थीं। अब घर पहुंचकर खूब चकचक होगी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, हमने जाने कितनी बार कहा होगा कि जाओ, एक बार जाकर मिल आओ। मरने वाले की आत्मा को यूं कल्पाना नहीं चाहिए, पर हमारी सास ऐसी कटकरेजिन है कि क्या बताएं। सास नहीं आती, पर बेटा तो आ सकता था। कैसे आता? अपनी मर्जी से आज तक कुछ किया भी है? वे तो माँ के कहे से उठते बैठते हैं। माँ मना कर दे तो वे पानी भी न पिएं। वह घर, वह गृहस्थी कैसी होगी, इसकी मैंने मन ही मन कल्पना कर ली। उस नन्ही सी नाजुक सी लड़की पर मुझे ममता हो आई। उस निरंकुश शासन में कैसे दिन काटती होगी ये, जबकि पति नाम के जीव से तो किसी प्रकार के सहारे या समर्थन की आशा ही नहीं है। हम लोग बाहर आए तब तक छाया उन्हें कपड़ों का वह स्तूप संभलवा चुकी थी। बोली, तुम्हारे सुरुचि संपन्न पिता का कलेक्शन है ये। साल भर से तो इन्हें बाहर की हवा भी नहीं लगी। बीमारी के दौरान वे जो कपड़े पहनते रहे हैं, वे तो मैंने दान कर दिए हैं। बाकी सब तुम्हारे सामने हैं। इसे अपने पिता का प्रसाद समझकर ग्रहण करोगे, आशीर्वाद समझकर पहनोगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे भी अच्छा लगेगा। ना पहनना चाहो तो गरीबों में बांट देना। मैंने तुम्हारी चीज़ तुम्हें सौंप दी है, आगे तुम्हारी मर्जी। हमारी सबसे कीमती चीज़ तो आपने हथिया ली थी, अब ये चीथड़े लौटाकर एहसान क्या जता रही हैं? मैं तो सन्न रह गई। इस उम्र में ऐसा कर्कश स्वर और ऐसी तिक्त भाषा। लड़की बिल्कुल माँ के पद चिन्हों पर चल रही है। ये तेवर उसे घुट्टी में ही पिला दिए गए हैं। छाया का चेहरा भी तमतमा गया था। अपने होंठ सख्ती से भींचकर ही उसने अपने आप पर काबू पाया था। बिटिया को अनदेखा और अनसुना करते हुए उसने एक फाइल खोली। ये तुम्हारे पिता के सर्टिफिकेट्स हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पिता हमेशा से टॉपर रहे हैं।
हर कक्षा में वे प्रथम आते रहे हैं। केवल हायर सेकेंडरी बोर्ड में वे 5वें नंबर पर थे, लेकिन 5वीं 8वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में वे अव्वल रहे। बीएससी और एमएससी में तो उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उनकी सारी डिग्रियां, सारे सर्टिफिकेट्स इस फाइल में हैं। उनकी पीएचडी की उपाधि मैंने अलग से फ्रेम कर रखी थी, वह भी दे रही हूँ। यह फाइल मैं आज ही लॉकर से लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है तुम भी इसे एहतियात के साथ रखोगे। कल को तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें दिखा सकोगे कि उनके दादाजी कितने विद्वान थे। आलोक ने धीरे से हाथ बढ़ाकर वह फाइल ले ली। उसे गोद में रखकर वह उस पर हौले हौले हाथ फेरता रहा। मुझे देखकर अच्छा लगा। समझ गई कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। उसके बाद छाया ने लाल मखमल की एक थैली निकाली। ये रहे दोनों गोल्ड मेडल्स। इसमें और भी छोटे मोटे तमगे हैं, पर खास तो ये 2 ही हैं। और ये उनकी 2 अंगूठियाँ और चेन हैं। ये तीनों चीज़ें वे हमेशा पहनते थे। ये सोने के बटन हैं और यह उनका चांदी का सिगरेट केस। उसने वह सारा सामान फिर से थैली में डालकर उसका मुंह बंद किया और बहू को पकड़ाते हुए बोली, बहू रानी, लो संभालो, ये तुम्हारे ससुर की अमानत है, इसे जतन से रखना। बहू ने दोनों हाथों की अंजुरी बनाकर वह थैली ग्रहण की, श्रद्धा भाव से उसे माथे से छुआया और जतन से पर्स में रख लिया। उसका यह व्यवहार ही बता रहा था कि वह कितने संस्कारवान घर से आई है। छाया फिर एक बार उठी और उसने अलमारी से एक डिब्बा निकाला। दामाद जी, आपका नाम तो मैं अब तक जान ही न पाई। वैसे तो शचीन्द्र है मेरा नाम, पर सब लोग सचिन ही कहते हैं। आप भी वही कहिए। तो सचिन जी, ये आपके ससुर जी की आपके लिए भेंट है। उनकी बड़ी हसरत थी कि अपने हाथ से आपको पहनाते, पर उन्हें तो शादी में आने की ही मनाही कर दी गई। अब आप उनकी इस इच्छा को पूरी करें। छाया ने डिब्बा खोला। सुनहरी चमचमाती घड़ी थी। उसका पट्टा भी निखालिस सोने का था और डायल के चारों ओर नग झिलमिल कर रहे थे। जैसे ही छाया ने डिब्बा आगे बढ़ाया, अदिति ने पति का हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल मत छूना। हमें यहाँ की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ सुपरवाइज करने आई हूँ। जिस आदमी को बाप कहते मुझे शर्म आती है, उसकी कमाई की फूटी कौड़ी भी मैं नहीं लूँगी। बोलते समय उसके स्वर से ही नहीं, चेहरे से भी नफरत टपक रही थी। तुमने शायद उस दिन भी यह बात कही थी कि उन्हें बाप कहते तुम्हें शर्म आती है। मुझे लोगों ने बताया था। छाया ने शांत स्वर में कहा। हाँ, और मैं 1000 बार यह बात कह सकती हूँ। मैंने ही उन्हें शादी में आने से मना किया था। अगर वे कन्यादान करते तो मेरा मंडप से उठ जाना तय था। अदिति प्लीज़, आलोक और सचिन ने एक साथ कहा। क्यों? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? आलोक, उसे रोको मत, बोलने दो। उसके मन का गुबार एक बारगी निकल जाने दो, तभी यह हल्का महसूस करेगी। छाया ने कहा, लेकिन अदिति, मरने वाले की ओर से एक बात तुम्हें बताना चाहूँगी। तुमने उन्हें कन्यादान तो नहीं करने दिया, पर पुण्य शायद उनके खाते में ही गया होगा। कैसे? इस शादी के लिए पूरे 5 लाख का चेक काटा था उन्होंने। तुम्हारे मामा जी खुद लेकर गए थे। 5 लाख? सबकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी थी। सचिन तो एकदम सनक ही गया। क्या बात करती हैं? क्या वह 5 लाख की शादी थी? ऐसी कंगली शादी तो मेरे खानदान में किसी की नहीं हुई होगी। हद दर्जे की बदइंतजामी थी। कुल जमा 50 बाराती थे, पर उनका भी ठीक से स्वागत सत्कार नहीं हो सका। न ढंग का खाना था, न जनवासा। अपनी बिटिया को जो कुछ भी दिया हो, पर मुझे तो सगाई की अंगूठी को छोड़कर कुछ भी नहीं मिला। मेरे भाइयों की शादी में चांदी के डिनर सेट आए थे। बारातियों को चांदी के गिलास मिले थे। तीनों भाइयों को ससुराल से 4 व्हीलर्स मिली हुई हैं। घर में जब भी मेरी शादी का जिक्र होता है, मैं शर्म से गड़ जाता हूँ। हर बार बस यही राग अलापा गया कि लड़की के पिता अलग हो गए हैं, इसलिए अब जो भी जैसा भी बन पड़ा है उसे स्वीकार कीजिए। 5 लाख कुछ होते हैं आंटी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वे गए कहाँ। यह तो तुम पूजनीय मामा जी से ही जाकर पूछना।
वे ही आकर तंग दस्ती का रोना रो गए थे। खैर, उन बातों को अब भूल जाओ। जो कुछ हो गया अब बदला तो नहीं जा सकता ना। बस तुम मरने वाले की इच्छा का थोड़ा सा मान रख लो। ये घड़ी ले लो। सचिन ने चुपचाप वह घड़ी ले ली। अदिति देखती रही, कुछ नहीं बोली। 5 लाख वाली चोट जितनी आकस्मिक थी उतनी ही जबरदस्त थी। वह एकदम हतप्रभ रह गई थी। उसके तेवर ढीले पड़ गए थे। और अब यह आखिरी काम, छाया ने एक और फाइल निकालते हुए कहा। ये पेंशन के कागजात हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, पर तुम्हारी माँ के हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी हैं। वे भी ट्रेजरी ऑफिसर के सामने करने होंगे। जब भी वे आना चाहें उन्हें ले आना। घर की चाबी भाभी के पास रहेगी। तुम लोग चाहो तो निसंकोच यहाँ रुक सकते हो। और यह तुम्हारे पापा की पासबुक है। 2-3 बैंक्स में खाते हैं। उन्हें चाहे तुम अपने नाम करा लो या मम्मी के। और हाँ, सेंट्रल बैंक वाली पासबुक में तुम्हें 5 लाख के चेक का हवाला मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगी, फिर कभी शायद कहने का मौका न मिले। वह यह कि एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं छीना था। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उन्हें घर छोड़े 2 साल हो गए थे। ये अकेलापन ही था जो हम लोगों को पास खींच लाया था। मेरा अकेलापन विधाता की देन थी, पर उन्हें तो उनके अपनों ने ही यह दर्द दिया था। दोष किसका था इसकी चर्चा करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमें वह अधिकार है। पर ऐसे मामलों में नुकसान हमेशा बच्चों का होता है। माँ बाप की गलतियों का खामियाजा बच्चे ही भुगतते हैं। तुमने भी उसे भुगता है। इस असहज वातावरण में पलने के कारण ही अदिति इतनी गुस्सैल है और आलोक तुम इतने अबोले हो। कच्ची उम्र में तुमने सिर्फ अपने पापा को ही नहीं खोया, बल्कि उसके साथ बहुत कुछ खो दिया। जिस पर तुम्हारा हक था, जो तुम्हें आसानी से प्राप्त हो सकता था, वह भी तुम्हें नहीं मिल सका। नदी किनारे तुम प्यासे रह गए। तुम्हारे पिता के पास ज्ञान का अथाह भंडार था। कितने लोग उनकी छांव में बैठकर तर गए, पर तुम्हारी झोली खाली ही रह गई। यह भाग्य की विडंबना ही तो है। उनके मन में स्नेह का अक्षय उत्स था, जो वो जिस तिस पर लुटाते रहे। यह उन्हीं के पुण्यों का फल है जो इस दुख की घड़ी में मेरे साथ इतने लोग हैं। यह पागल लड़का सिद्धार्थ, इसे मैंने जन्म नहीं दिया, पर मुझे विश्वास है कि यह जीवन के अंतिम क्षण तक मेरी सेवा करेगा। वह तो डॉक्टर साहब को भी इलाज के लिए ले जाना चाहता था, पर वे गए ही नहीं। शायद उनके मन में तुम लोगों को देखने की हसरत रही होगी, जो पूरी नहीं हो सकी। मैंने देखा सबकी आंखें भीग रही हैं। यह सोचकर अच्छा लगा कि जाने वाले को 2 बूंद आंसुओं का अर्थ तो मिला। इस बीच में चाय भी बनाकर ले आई थी, जो सबने चुपचाप ले ली। इस बार कोई विकल्प मन में नहीं उठा। वे लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए। आलोक ने प्रणाम किया। उसकी बहू तो फपक कर रो ही पड़ी। छाया ने अंक में भरकर उसे सांत्वना दी। वे लोग चलने लगे तो छाया को पता नहीं क्या सूझी। 1 मिनट, उसने सबको रुकने का इशारा किया। फिर इससे पहले कि सचिन कुछ समझ पाता, ड्रॉर से कार की चाबियां निकालकर उसे थमा दी। सचिन, तुम्हारे तीनों भाइयों को ससुराल से गाड़ियां मिली हैं, तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। तुम्हारे ससुर भी राजा आदमी थे। हाँ, गाड़ी ज़रा पुरानी ज़रूर है, हमारी तरह। बेचारा सचिन शर्म से लाल हो गया। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो खुद अपनी गाड़ी लाया हूँ। तुम्हारा मतलब जो भी रहा हो, मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। अब मैं 6 महीने बाहर रहूँगी तो गाड़ी गैरेज में पड़े पड़े जाम हो जाएगी। इससे अच्छा है थोड़ी बहुत चलती रहे। लौटकर जब ज़रूरत होगी मांग लूँगी। जब सब लोग चले गए तो घर एकदम खाली खाली सा लगने लगा। माहौल में एक वीरानगी सी छा गई। मैंने कहा, छाया, यह तुमने क्या किया? एकदम पूरा घर ही लुटा दिया। अपने लिए कुछ तो रख लेती। क्या तुम्हें कोई स्मृति चिन्ह नहीं चाहिए? मुझे क्या ज़रूरत है भाभी? मेरे पास तो भरे पूरे 15 साल हैं।
उन्हें तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इन बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं है ना, इसी से मन बहला लेंगे। वह शायद ठीक ही कह रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।